India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। साकेत कोर्ट ने सौम्या हत्याकांड में 4 को किया दोषी करार। 1 आरोपी बरी। दोषियों की सजा पर बहस 26 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर एनसीएलटी के 2 सदस्यों को अवमानना नोटिस जारी। कोर्ट ने कहा, अवहेलना जुडिशियल ट्रिब्यूनल के लिए अशोभनीय। आजम खान परिवार को रामपुर कोर्ट से बड़ा झटका। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, अब्दुल्ला और तंजीन फातिमा दोषी करार। तीनों को कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा। India Legal presents Courts Roundup. तो बढ़ते हैं आगे। सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में साकेत कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने 1 आरोपी अजय सेठी को हत्या का दोषी नहीं माना। दोषियों की सजा पर बहस 26 अक्टूबर को होगी। सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 की सुबह उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो अपनी गाड़ी से वापस घर की तरफ लौट रही थी। सौम्या की चलती गाड़ी में गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे मकसद डकैती था। दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को दोषी ठहराया है। साकेत कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक, अजय कुमार को हत्या का दोषी माना, जबकि 1 आरोपी अजय सेठी को हत्या का दोषी नहीं माना। दोषियों की सजा पर बहस 26 अक्टूबर को होगी। 30 सितंबर 2008 को सौम्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस का दावा है कि सौम्या की हत्या लूट के मकसद से की गई थी। पुलिस ने मामले में मार्च 2009 से 4 लोगों को हिरासत में लिया था। हमारी तो बेटी चली गई है और यही है कि दिस विल एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर अदर्स आल्सो। अदरवाइज इनकी और हिम्मत बढ़ती। दैट्स ऑल। एटलीस्ट 8 सेक्शन ऑफ द गैंग विल बी आउट ऑफ इट। दैट्स ऑल। इसमें मोहम्मद आजम खान, श्रीमती तंजीन फातिमा और मोहम्मद अब्दुल्ला आजम, तीनों लोगों को इसमें दोषी मानते हुए दोष सिद्ध किया गया है। और सजा के मामले में भी कन्विक्शन के पॉइंट पर सुनने के बाद उन्होंने मैक्सिमम 7 साल का पनिशमेंट दिया है। इसके अलावा 3 साल का पनिशमेंट है और लगभग 15,000 रुपए जुर्माना है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और आज ये सजा खुले न्यायालय में न्यायाधीश श्री शोभित बंसल द्वारा सुनाई गई। साउथ दिल्ली की जिला अदालत साकेत कोर्ट ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद 13 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत आरोप तय किए गए थे। मकोका के तहत आरोप लगाए जाने के बाद अभियोजन पक्ष को ये साबित करना था कि ये 5 आरोपी एक संगठित अपराध गिरोह का हिस्सा है और हिंसक अपराध के कई मामलों में शामिल हैं। इन लोगों को 2018 में जिगीशा घोष मर्डर केस और नदीम मर्डर केस में दोषी ठहराया गया था, लेकिन संगठित अपराध के सबूत में महीनों और वर्षों की देरी देखी गई। इस साल मार्च में पारित एक आदेश में कहा गया कि 2002 और 2009 में आरोपियों के खिलाफ दर्ज 3 एफआईआर के तहत मामलों के रिकॉर्ड का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। इसी आदेश से ये भी पता चलता है कि 2007 के 2 मामलों में चार्जशीट की प्रमाणित प्रतियां कई आदेशों के बाद दायर की गयी। पुलिस ने कोर्ट को सूचित किया कि इन लोगों के खिलाफ 8 एफआईआर में से केवल 3 का विवरण खोजा गया था। आरोपियों ने मामले में अपने बचाव में कोई गवाह या सबूत पेश नहीं किया है। फिर भी 5 आरोपियों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में 1 साल लग गया।
मार्च 2022 से मई 2023 तक इस प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने सबूतों और इसमें शामिल कानूनी प्रावधानों पर अंतिम दलीलें सुनना शुरू किया। कुछ दलीलें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजीव कुमार सिंह ने सुनी, जिन्हें बाद में दूसरी अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। 1 सितंबर को नवनियुक्त मकोका न्यायाधीश जस्टिस रविंद्र कुमार पांडे ने अंतिम दलीलों पर सिरे से सुनवाई शुरू की और मामले की दिन प्रतिदिन सुनवाई का निर्देश दिया। सौम्या विश्वनाथन 30 सितंबर 2008 को जब रात करीब 3:30 बजे अपनी कार से लौट रही थीं, तभी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि इस हत्या का मकसद लूटपाट करना था। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था और वे मार्च 2009 से हिरासत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण या एनसीएलटी के 2 सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित यथास्थिति आदेश के उल्लंघन में निर्णय देने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू नहीं करने का कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित यथास्थिति आदेश की अनदेखी करते हुए 13 अक्टूबर को फैसला देने के लिए एनसीएलटी के राकेश कुमार न्यायिक सदस्य और डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव तकनीकी सदस्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पीठ ने निर्देश दिया कि उक्त सदस्य 30 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपस्थित हों। पीठ ने प्रथम दृष्टया कहा कि हालांकि एनसीएलटी पीठ को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में सूचित किया गया, लेकिन वो फैसला सुनाने के लिए आगे बढ़े। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने एनसीएलटी द्वारा पारित फैसला रद्द करते हुए कहा, जिस तरह से एनसीएलटी ने निर्देश पारित किए हैं वो न्यायाधिकरण के लिए अशोभनीय है। पीठ ने अपील को नए सिरे से सुनवाई के लिए एनसीएलटी चेयरपर्सन के नेतृत्व वाली पीठ को स्थानांतरित कर दिया। पीठ ने कहा, हमारा विचार है कि एनसीएलटी पीठ के सदस्यों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जा सकती है। सीजेआई द्वारा जारी उक्त आदेश में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। यह मामला 13 अक्टूबर को फिनोलेक्स केबल्स की वार्षिक आम बैठक या एजीएम से संबंधित है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वाह्न सत्र में यथास्थिति का आदेश पारित किया। हालांकि दोपहर के सत्र में वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले को फिर से उल्लेख किया और कहा कि एनसीएलटी यथास्थिति आदेश के बारे में बताए जाने के बावजूद निर्णय देने के लिए आगे बढ़ा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के चेयरपर्सन जस्टिस अशोक भूषण को जांच करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि उपभोक्ता विवाद नॉन आर्बिट्रेबल योग्य विवाद है और किसी पक्षकार को सिर्फ इसलिए आर्बिट्रेशन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करता है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के हितों की रक्षा के प्राथमिक उद्देश्य के साथ कल्याणकारी कानून का हिस्सा है। जस्टिस धूलिया द्वारा लिखित फैसले में कहा गया, उपभोक्ता विवादों को सार्वजनिक नीति के उपाय के रूप में विधायिका द्वारा सार्वजनिक मंचों पर सौंपा जाता है। इसलिए आवश्यक निहितार्थ से ऐसे विवाद नॉन आर्बिट्रेबल योग्य विवादों की श्रेणी में आएंगे और इन विवादों को आर्बिट्रेशन जैसे प्राइवेट प्लेटफॉर्म से दूर रखा जाना चाहिए जब तक कि दोनों पक्षकार स्वेच्छा से पब्लिक प्लेटफॉर्म से पहले समाधान पर आर्बिट्रेशन का विकल्प नहीं चुनते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी विवाद में किसी पक्षकार को केवल इसलिए आर्बिट्रेशन का सहारा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अनुबंध में दिया गया है जिस पर पक्षकार ने हस्ताक्षर किए हैं। कोर्ट ने कहा, जब कोई पक्षकार कल्याणकारी कानून के तहत निवारण चाहता है तो विवाद के आर्बिट्रेशन पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा, किसी विवाद को आर्बिट्रेशन से बाहर करना स्पष्ट या निहित हो सकता है। यह फिर से विवाद की प्रकृति पर निर्भर करता है और विवाद के किसी पक्ष को केवल इस कारण से आर्बिट्रेशन के सहारा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि यह अनुबंध दिया गया है जिसका वो हस्ताक्षर करता है। किसी विवाद की आर्बिट्रेशन की जांच तब की जानी चाहिए जब कोई पक्षकार आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बावजूद कल्याणकारी कानून के तहत निवारण चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन मामला घर खरीदार द्वारा बिल्डर के खिलाफ दायर उपभोक्ता शिकायत से संबंधित है।
सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले में समय पूर्व रिहाई से जुड़े एक मामले में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सरकार की नीति का पालन करते हुए ऐसे मामलों पर अनावश्यक देरी के बिना विचार किया जाए। अदालत ने यह नोट किया कि याचिकाकर्ता को रिहा कर दिया गया और सचिव ने इस देरी के लिए माफी मांगी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता बहुत पहले ही रिहा होने के हकदार था। निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी हुई। हमें आशा और विश्वास है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सजा में छूट देने के मामलों पर विचार करने में कोई देरी न हो। पिछली सुनवाई में अदालत ने कैदी का कथित पत्र पेश करने के लिए जेल अधीक्षक के आचरण पर चिंता व्यक्त की थी, जिसमें कैदी द्वारा दायर याचिका वापस लेने की इच्छा का संकेत दिया गया था। राज्य को 21 अगस्त को जारी अपने पहले के निर्देश का पालन नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना का भी सामना करना पड़ा। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रतिवादी को सजा सुनाने वाले न्यायालय की नए सिरे से राय मांगकर याचिकाकर्ता की समय पूर्व रिहाई के मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई। मामले में याचिकाकर्ता 42 वर्षीय दोषी हैं, जो 1999 में की गई हत्या के आरोप में 15 साल से अधिक समय से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। ट्रायल कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एसएलपी भी 2015 में खारिज कर दी गई थी। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता को बिना शर्त रिट वापस लेने के परिणामों से अवगत कराना जेल अधीक्षक की जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण चंडीगढ़ बार एसोसिएशन या AFT-CBA द्वारा दायर याचिका खारिज की। शीर्ष कोर्ट ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल या AFT चंडीगढ़ बेंच के जज के तबादले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। हालांकि ट्रिब्यूनल को रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण से हटाने की याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि रक्षा मंत्रालय ने न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया था। याचिका के अनुसार रक्षा मंत्रालय के आग्रह पर सेना के जवानों को विकलांगता पेंशन देने के संबंध में आदेशों को लागू नहीं करने के लिए रक्षा लेखा विभाग के अधिकारी के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई से ठीक पहले AFT चंडीगढ़ के सदस्य जस्टिस धर्मचंद चौधरी को कलकत्ता ट्रांसफर कर दिया गया। मामले में प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया का दुरुपयोग है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता AFT चंडीगढ़ से पूछा, क्या ट्रांसफर अध्यक्ष के अधिकार में नहीं है? हम कैसे कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का ट्रांसफर करें और उस व्यक्ति का नहीं? AFT चंडीगढ़ की ओर से पेश वकील के परमेश्वर ने कहा कि ट्रांसफर सरकार के आदेश पर किया गया। CJI ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया और कहा कि जिन परिस्थितियों का खुलासा किया गया है वे पूरी तरह से प्रशासनिक हैं। बार आपत्ति कैसे कर सकता है? अब रिपोर्ट को देखने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि ये रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण है। अब हम AFT चेयरपर्सन से नहीं पूछ सकते कि आप किसी और को स्थानांतरित क्यों नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने याचिका रद्द करते हुए कहा कि AFT के अध्यक्ष द्वारा प्रशासनिक विवेक के प्रयोग पर संदेह करने का इस न्यायालय के पास कोई कारण नहीं है। जस्टिस चौधरी को ट्रांसफर करने का प्रशासनिक विवेकाधिकार नहीं है। कोर्ट ने संघ को अपना जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना है कि एक शिक्षक द्वारा किसी छात्रा को परीक्षा में नकल करने से रोकने के लिए उसके कंधे को छूना ही छेड़छाड़ नहीं माना जाएगा, जिसके लिए उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। न्यायमूर्ति सुब्रा घोष और न्यायमूर्ति शुभेंदु सामंत की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण या CAT के 8 अप्रैल 2018 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने एक सरकारी स्कूल शिक्षक को सेवा से बर्खास्त करने के अनुशासनात्मक प्राधिकारी के फैसले को बरकरार रखा था। अदालत ने कहा कि ये कथित छेड़छाड़ थी, जिसे याचिकाकर्ता की ओर से कदाचार करार दिया गया, जिसके कारण उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। कोर्ट ने कहा, पीड़िता के कंधों को पीछे से छूकर उसे परीक्षा में नकल करने से रोकना किसी भी हद तक कदाचार नहीं कहा जा सकता। इससे भी अधिक क्योंकि पीड़िता ने स्वयं इस तरह के कृत्य को अनुचित या दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा है। उक्त कारण से याचिकाकर्ता पर लगाया गया जुर्माना भी पूरी तरह से असंगत है।
और इसकी कोई कानूनी मंजूरी नहीं है। पीठ ने कहा कि परीक्षा में नकल करने से रोकने के एकमात्र उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ता द्वारा पीड़िता के कंधों को पीछे से छूने के कृत्य को कोई यौन भावना नहीं कहा जा सकता। इसलिए न्यायालय ने याचिकाकर्ता को पूरे पिछले वेतन के साथ साथ अन्य परिणामी लाभों के साथ बहाल करने का आदेश दिया। अदालत ने अधिकारियों पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। याचिकाकर्ता अनिल कुमार मृधा को अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने इस आधार पर सेवा से हटा दिया था कि उन्होंने नवंबर 2009 में 8वीं कक्षा की एक लड़की के कंधे को पीछे से छूकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। क्योंकि याचिकाकर्ता को छेड़छाड़ के मामले में पहले ही बरी कर दिया गया था, इसलिए अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि इसके आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर एमपीएमएलए कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई है। तीनों कोर्ट से सीधा आज ही जेल जाएंगे। मामला अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में यह केस दर्ज करवाया था। शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार ने कहा कि अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में तीनों को सजा सुनाई गई है। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था। इस मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उनके पास 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं, जिनमें से एक जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में लखनऊ नगर पालिका से बनवाया गया है और दूसरा रामपुर का है, जो 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से बना है। उन पर इन जन्म प्रमाण पत्रों का समय समय पर अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगा था। अब्दुल्ला आजम खान पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने और विदेशी दौरे करने और दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए करने का आरोप है। दोनों प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से और पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी किए गए थे। बीजेपी नेता की शिकायत पर तीनों पर केस दर्ज किया गया था। पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों और सीमाओं पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग के मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ईडी की शक्तियों के मामले पर दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम उठाते हुए पीएमएलए के प्रावधानों की समीक्षा करने को तैयार हुआ। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पीएमएलए प्रावधानों की जांच राष्ट्रीय हित में हो सकती है। हम ईडी की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार करेंगे। जस्टिस कौल की बेंच ने मामले की समीक्षा न किए जाने की केंद्र की मांग ठुकराई, जिसमें केंद्र की तरफ से इस पर विचार नहीं करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट अब 22 नवंबर को मामले पर सुनवाई करेगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि केवल स्वामित्व का दावा करना संरक्षित वन भूमि के अतिक्रमण के लिए अभियोजन से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त है, जब तक कि ये दावा एक शीर्षक दस्तावेज द्वारा प्रमाणित नहीं होता है, जो याचिकाकर्ता के प्रश्न में संपत्ति के कानूनी अधिकार का उचित समर्थन कर सकता है। न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी ने कहा, मालिकाना हक कानून द्वारा विधि जैसे विरासत, वसीयतनामा, उत्तराधिकार, पंजीकृत बिक्री विलेख या उपहार विलेख द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है, जिसे विशेष रूप से प्रस्तुत करने और साबित करने की आवश्यकता है। आइए अब इंडिया लीगल रिपोर्टर से जानते हैं कि प्रॉपर्टी या भूमि को किन किन तरीके से वैध साबित किया जा सकता है। ओनरशिप, क्या मतलब है इसका? टू होल्ड अ थिंग। ओनरशिप जहां पर बंडल ऑफ राइट्स हैं, जिसे किसी चीज को यूज करने का, मैनेज करने का, एंजॉय करने का और किसी को ट्रांसफर करने का भी राइट मिलता है। ओनरशिप के कई इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसमें राइट टू पोजेस, राइट टू यूज, राइट टू मैनेज, राइट टू कैपिटल, एलियनेशन और राइट टू इनकम भी आता है। ओनरशिप कई तरीके की होती हैं। वेस्टेड ओनरशिप, जैसे अगर 2 लोग एक प्रॉपर्टी की ओनरशिप शेयर कर रहे हैं
और उसमें से अगर एक इंसान मर जाए तो उसकी प्रॉपर्टी का गेन दूसरे को मिल जाएगा। कंटीजेंट ओनरशिप, नाम से ही पता चल रहा है जिस प्रॉपर्टी की ओनरशिप कंडीशनल हो। सोल एंड को ओनरशिप, जब ओनरशिप का राइट एक इंसान के पास हो एक्सक्लूसिवली तो वो सोल ओनरशिप होती है, और जब प्रॉपर्टी कई लोग एक साथ एक ही वक्त पर जॉइंटली ओन कर रहे हैं तो वो जॉइंट ओनरशिप कहलाती है। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड के क्लेम को रिजेक्ट करते हुए कहा कि टाइटल प्ली इनसफिशिएंट है फॉर इम्यूनिटी फॉर प्रोसिक्यूशन। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स फॉलो इंडिया लीगल। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.